जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट कैप्टन बत्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है अवकल समीकरणों का निर्माण। आप डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तरीके की बातें पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें दो तरीके की हम लोग काम करते हैं। एक तो होता है किसी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन करने का मतलब होता है उसको इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता है जिनके लिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है। ठीक इसी का उल्टा और विपरीत होता है जब हमें कोई फैमिली ऑफ कर्व्स दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि ये जो है फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा रिस्पॉन्सिबल। तो हमको जो है यहां पर फॉर्मेशन में ठीक यही काम करना है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं करना है, बल्कि दिए गए सॉल्यूशन यानी जिसे फैमिली ऑफ कर्व्स कह सकते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो क्या है? एक फैमिली ऑफ कर्व्स होता है। उस फैमिली ऑफ कर्व्स को हम लोग अगर दे दिया जाए तो हमें यह देखना है कि वो किस डिफरेंशियल इक्वेशन से आई है। तो मामला यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का नहीं, बल्कि सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को लाने का है, यानी उल्टा काम है। तो बच्चों, इस बारे में यहां पर पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हम आपके सामने रखेंगे, और जिसमें हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कोई भी इक्वेशन, इफ एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर हम लेते हैं और उस इक्वेशन में हम देखते हैं कि वो उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो है वेरिएबल्स हैं, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में जितने कांस्टेंट्स हैं, मान लीजिए कांस्टेंट्स की संख्या C1, C2, C3, C4, Cn कई सारे हैं, मतलब किसी भी कर्व में जो आप एक्सप्रेशन दे रहे हो उसमें n कांस्टेंट्स हैं, वो ऐसा लिखा हुआ है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको प्राप्त करना है। तो हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, सवाल ये है। तो भाई देखो, जितने भी कांस्टेंट्स हैं आपके पास, क्लियर, जितने भी कांस्टेंट्स आपके पास हैं उन सभी कांस्टेंट्स को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जितने भी कांस्टेंट, जैसे n कांस्टेंट्स हैं तो n टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हर बार डिफरेंशिएशन से होता क्या है, कांस्टेंट गायब हो जाता है। ये हम लोग भी जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तो आपको इक्वेशन दी गई है, ठीक, और दूसरे n कांस्टेंट है, तो जितने कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपके पास एक तो इक्वेशन और जितने कांस्टेंट्स है उतने जो है डेरिवेटिव के इक्वेशन, यानी कुल n+1 इक्वेशन तैयार हो जाएंगे। और उन्हीं n+ इक्वेशन से आपको n कांस्टेंट्स, जो भी कांस्टेंट्स हैं आपके, उनको एलिमिनेट करना होगा। और जब उनको हम एलिमिनेट कर देंगे तो विशुद्ध रूप से डेरिवेटिव्स में ही एक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं होगा, और ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं उससे संबंधित डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कई बार बच्चों एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कोई भी कर्व दे दिया गया और पूछा गया कि वो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो जितने कांस्टेंट उतने ऑर्डर की, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया y = ae⁻x + be⁻−x, ऐसा लिख दिया हमने। अब हम आपसे अगर पूछे कि कितने जो है ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो देखो, एक ये है कांस्टेंट a और दूसरा ये है b। ध्यान ये दीजिएगा कि जो कांस्टेंट्स हैं उनको केवल गिन ना लीजिएगा, जो भी कांस्टेंट्स हैं उन कांस्टेंट्स को आपको देखना होगा कि वो इंडिपेंडेंट हो, हाँ, यानी स्वतंत्र हो। ऐसा ना हो कि जो है उसमें जो है कांस्टेंट और कांस्टेंट जुड़ जाएं, कांस्टेंट कांस्टेंट से डिवीजन हो जाए, मल्टीप्लिकेशन होकर नया कांस्टेंट बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितने इंडिपेंडेंट और आर्बिट्रेरी, इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र, आर्बिट्रेरी माने स्वेच्छ, जितने भी ऐसे होंगे, स्वतंत्र हो और स्वेच्छ हो, ऐसे कांस्टेंट हमें गिनने हैं। अब अगर मान लो कोई कह दे कि नहीं, आपका जो है जो इक्वेशन है वो है भैया y = ae⁻x × b, यहां लिख दिया, और प्लस ce⁻−x, हाँ, और हमने आपसे कह दिया अब बताओ, तो आपने कहा दिया कि ऐसा है, इसमें हो गए तीन, कौन कौन से, एक हो गया a, दूसरा हो गया b, तीसरा हो गया c। नहीं नहीं, देखो यहां पर देखने में तो तीन है, लेकिन ae⁻x × e⁻b। अब बताओ, e भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है। तो ये
ए की पावर बी मिलाकर एक नया कांस्टेंट हो जाएगा ए इतना प्लस सी की पावर माइनस एक्स। मैं इसका नाम कुछ और दे सकता हूं, मान लीजिए इसका नाम मैंने लैम्डा दे दिया, ये लैम्डा के बराबर है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये 3 कांस्टेंट रख रहा है? ये तो एक ही है ना यार, तो इस कांस्टेंट को रखोगे और एक ये, यानी लैम्डा और सी, यानी 2 ही कांस्टेंट हुए। इसका मतलब कांस्टेंट्स को हमें केयरफुली कई बार ऑब्जर्व करना चाहिए कि कांस्टेंट्स जो है ऐसा तो नहीं है कि आपस में जुड़ करके मल्टीप्लाई होकर के रेड्यूस होकर के कम हो जाए संख्या में। तो जितने कांस्टेंट्स उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा, क्योंकि उतने ही एलिमिनेशन भी आपको करने रहेंगे। तो बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए अब हम लोग इस पर आगे बढ़ते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, और इसी बात को यहां लिखा हुआ है, नोट भी यही है, तो मैंने आपको समझा दिया। पहला कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स का, वो जो है सभी के सभी एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, और उन्हीं से जो है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी होती है। तो पहले तो आपकी फैमिली ऑफ इक्वेशन यानी जो कर्व आपको दिया जाएगा वो कर्व आपका ठीक होना चाहिए। फिर ऑर्डर के बारे में वही बात हो रही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फैमिली ऑफ कर्व का जितने इंडिपेंडेंट, देखिए साफ साफ लिखा है ना, जितने इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र और आर्बिट्रेरी माने स्वेच्छ कांस्टेंट है, उसी के बराबर जो है हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, उतने ही ऑर्डर की इक्वेशन बनती है। देखिए लिखा है ना, दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट appearing in the general solution must be independent and should not be reducible to a fewer number of equivalent constant। मतलब कि जितने भी स्वेच्छ अचर राशियां हैं, हाँ, उनके जो है सॉल्यूशन में उतने ही वो इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपस में जुड़ घट कर कम होकर के 3 दिख रही हैं बाद में 2 हो गई, 4 दिख रही हैं 3 हो गई या 2 हो गई, जोड़ घटाकर। कांस्टेंट कांस्टेंट जुड़ भी जाता है बच्चों, आप जानते हैं, या मल्टीप्लाई होकर नया कांस्टेंट बन जाता है, डिवाइड होकर के नया कांस्टेंट बन जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए। फिर बच्चों अब हम लोग इस बारे में ये बात करने जा रहे हैं कि आखिर में इसको हम किस तरह से करेंगे। जैसे यहां पर ये एक्सप्रेशन मैंने समझा दिया है आपको कि कैसे वो होता है। अब इस विषय में हम लोग कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं कि कैसे ये हम लोग निकालते हैं। देखिए जैसे आपके सामने रखा हुआ एक प्रॉब्लम है, कह रहे हैं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, वह अवकल समीकरण बताइए जो एक फैमिली ऑफ पैराबोला, परवलयों का एक कुल है, मतलब बहुत सारे पैराबोला हैं, और उन सभी के एक्सिस यानी अक्ष किसके सिमेट्रिक हैं? यक्स एक्सिस के, यानी यक्स अक्ष जिनके अक्ष हो उन्हीं पैराबोलास के फैमिली का इक्वेशन बताने को कह रहे हैं। यानी उस अवकल समीकरण को ज्ञात करें जिसका हल परवलयों के कुल माने परिवार, कहते हैं ना आप किस कुल से हैं, है ना, आपका कुल क्या है, यानी फैमिली। तो फैमिली तभी बनेगी जब सबका टाइटल एक हो, है, मैं आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं, या एक परिवार के लोगों की विशेषताएं एक जैसी होती हैं, है ना, एक उनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी कुछ न कुछ होता है जिनके आधार पर उन्हें फैमिली कहा जाता है, और जिनकी अक्षों की सममितता, इसे कह लीजिए सममितता, मतलब एक अक्ष होगा तो अक्ष के दोनों तरफ वो सिमेट्रिक होते हैं, वो एक्स अक्ष के संपाती माने सबका एक्स अक्ष ही हो। तो उदाहरण के लिए आपको जब ये कहा गया तो आप ये समझ के चलिए कि आपके पास कैसे कर्व्स होंगे। जाहिर सी बात है जो कर्व्स होंगे सबका अक्ष एक्स अक्ष होगा, तो चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, या ऐसे हो, या इस प्रकार हो, ये सारे कर्व्स ही तो होंगे। क्या होंगे? ये सब का अक्ष एक्स अक्ष है। अब सबके शीर्ष अलग अलग जगहों पे हैं। तो बच्चों सबके शीर्ष अलग अलग जगह पर, जैसे यहां पर आप 0 0 पा रहे हैं, यहां पर आप कुछ और पाएंगे, यहां पर आप एच कामा 0 पा जाएंगे, कुछ भी पा सकते हैं, एच के जे जो भी कर लीजिए, लेकिन दूसरा वाला 0 रहेगा, पहला वाला जो है तो केवल यहां पर 0 होगा। तो मेरा कहना कि आप मुझे यह बताइए कि ऐसे पैराबोला की इक्वेशन क्या आप लिखोगे? आप कहोगे ना सर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax माइनस एच। याद आया? अगर कोई भी पैराबोला आप उठाते हो तो पैराबोला की इक्वेशन जिसका वर्टेक्स याद करिए, अगर आपने वर्टेक्स ले लिया एच के, मान लीजिए एच के, तो ऐसे में उसका इक्वेशन होता है वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। और अगर आपका जो है के 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? यही तो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इन सब में के 0 ही रहेगा ना। तो ऐसे में इसका इक्वेशन पूछ रहे, बताओ
कितने कांस्टेंट है? एक है ना, एक यहां और एक यहां, यानी दो कांस्टेंट है। तो जाहिर सी बात है सेकेंड डिग्री का इक्वेशन बनने वाला है। तो बच्चों हम लोग इसको दो बार डेरिवेटिव करेंगे। चलिए आइए करते हैं। 2y डेरिवेटिव करो, 2y dy बाई डी एक्स, चेन रूल लगेगा ना, वाई स्क्वायर का 2y फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4ax का क्या होगा 4a और माइनस 4ah का 0। तो बच्चों हो गया 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। अभी हम लोगों के पास कांस्टेंट एक बचा हुआ, एक बार और डेरिवेटिव कर लो। तो 2 तो कट जाएगा, अभी फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा यहां। बताओ फर्स्ट ये है ना, सेकेंड ये है, तो डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा d2y ओवर dx2। जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा ना, प्लस सेकेंड यानी dy बाई डी एक्स और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ y, यानी इसका होल स्क्वायर। इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a। 4a क्या 0, डेरिवेटिव ले लिया तो क्या बन जाएगा 0। तो भाई 2 भी खत्म कर दो, आपका एक्सप्रेशन क्या बना y d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कहीं लिखा है देखो y dy बाई dx, y d2y ओवर dx2 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी में आपके मौजूद है, y d2y और dx2 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बिल्कुल यही है ना, तो यही हो गया आपका, है ना। तो फॉर्मेशन में क्या किया, पहले आपको कर्व दिया, उस कर्व को मतलब फैमिली दी, उस फैमिली को हम लोग पहचाने और उस फैमिली का इक्वेशन लिखे। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि आप फैमिली ऑफ कर्व जो दिया हो उसको राइटली आप पहले समझिए, फिर उसके एक्सप्रेशन को लिखिए कि वो फैमिली क्या है और कितने कांस्टेंट्स हैं ये देखिए। और जितने कांस्टेंट, अगर आपने फैमिली सही लिख दी और आपने सही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सही जगह रख दिए, उसके बाद आप डिफरेंशिएट करके जितने ऑर्डर की है, जितने कांस्टेंट उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसमें कोई कांस्टेंट दिखाई नहीं देगा, वही होगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, तो ये कर्व मिल जाएगा। तो अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution represents the curve y equals to a cos x plus b sin x। इस कर्व का कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो इस कर्व को देगा, जिसका सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब यह है कि हम इसको देख लें कि ये है क्या, ये है y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। अब बच्चों जरा देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को तैयार करने के लिए चूंकि यहां पर a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यानी कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी, दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी। तो आइए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल करेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू, जरा डेरिवेटिव करिए, a cos x का क्या हो जाएगा माइनस a sin x, फिर इसका क्या हो जाएगा sin x का cos x प्लस b cos x। देखिए अभी भी a और b मेंटेन है। अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें बच्चों, क्योंकि दो बार करना ही है, तो होगा क्या कि ये आपका एक्सप्रेशन लौटेगा, क्योंकि कॉस का साइन, साइन का फिर कॉस आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस a cos x और b cos x का क्या हो जाएगा माइनस b sin x। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा a cos x प्लस b sin x। अब बताओ बेटा क्या ये वापस आ गया कि नहीं आपका y, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ y, यानी d2y और dx2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y। यानी वापस अगर हम एक साइड में ले लें तो ये हो जाएगा बच्चे d2y और dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपका जो एक्सप्रेशन है d2y और dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को करने में आपको मोटी मोटी दो तीन बातें हैं कि पहले आप फैमिली ऑफ कर्व्स, अगर एक्सप्रेशन नहीं दिया तो उसको आपको जानना चाहिए। यानी कहने का मतलब ज़्यादातर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो अगर आपको सर्किल की इक्वेशन नहीं मालूम है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं मालूम है, पैराबोला की इक्वेशन नहीं मालूम है, तो आप उसको लिखेंगे कैसे। यानी ये प्रॉब्लम करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक जितने भी आपके कर्व्स हैं उन सभी कर्व्स के आपको एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, मतलब उन्हें अच्छे से आपको जानना चाहिए, है ना। फिर आप उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे
तभी आप जो है उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे कि कितने कांस्टेंट्स आ सकते हैं, कितने जो है नहीं हैं, और कितने डेरिवेटिव आप ले रहे हैं वहां पे। तो ये बात बहुत ध्यान देने की है कि आपको कर्व तो पता होना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं लिख के देंगे, कुछ कुछ में देते हैं, जैसे यहां दे दिया, यहां पे कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि कोई फैमिली अब कर्व है, लेकिन आपको कई जगहों पे खुद से लिखना होगा। अब जैसे देखिए यहां पे कह रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अब ये प्रीवियस ईयर में आया है, मतलब पीछे के सालों से लिए गए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स, ऐसे सर्किल्स का परिवार है जो कहां से जा रहे हैं, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वो सभी के सभी ओरिजिन से जा रहे हैं, और हैविंग सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, और जिनके केंद्र जो है कहां, एक्स अक्ष पर। तो आप ये बताइए कि अगर कोई सर्कल आप ले, ठीक है बेटे, अब उस सर्कल का इक्वेशन अगर आपको बनाना है और उसमें कह रहे हैं कि ओरिजिन से जा रहा है, तो चलो भाई ओरिजिन से जा रहा है तो हम लोग एक एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से देख लेते हैं। चलो भाई यहां है हमारा ओरिजिन कहीं, अब यहां 0 0 से गुजर रहा है, और साथ में ये कह रहे हैं कि एंड हैविंग सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस, तो भाई सेंटर तुम्हारा जो है एक्स एक्सिस पर कहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला पहला कोऑर्डिनेट तो आपका पहला कोऑर्डिनेट तो आपका रहेगा कुछ, जैसे मान लीजिए -g और -f रहता है, लेकिन -f तो यहाँ 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सर्कल का इक्वेशन अगर हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से हम लिखते हैं, और अगर वो ओरिजिन से जाए, तो आप मुझे बताइए अगर हम 0 0 यहां रख दे सब जगह, ओरिजिन से जाए 0 स्क्वायर प्लस ये 0 प्लस ये 0, सब में जहां एक्स वाई सब 0 हो जाएगा, तो c 0 हो जाएगा कि नहीं। यानी पहली बात तो यह है कि ऐसे एक्सप्रेशन में बच्चों आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, अब f 0 कर दोगे, c भी 0 हो जाएगा और f भी 0 हो जाएगा। अब मैं साथ ही में बता दे रहा हूं आपको, तो भाई ये कुल मिलाकर एक्सप्रेशन तो यही रहा ना आपका। अब इस एक्सप्रेशन में यानी कहने का मतलब सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ये देखना है कि वो है कौन सा कर्व। तो बच्चों सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जिनका एक्सिस एक्स एक्सिस है, वो बेटा इससे दिया जाएगा। अब ये आपके सामने है, अब आपकी प्रॉब्लम आसान हो गई। कितने कांस्टेंट यहां दिखाई दे रहे हैं, एक, तो कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक बार। तो भैया इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो, तो हो गया 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ g इक्वल टू 0, हो गया कि नहीं। अब अगर हम इसमें 2 को कैंसिल कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दे थ्रू आउट, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बना, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, हाँ ये हो जाएगा प्लस g इक्वल टू 0। अब आपका एक्सप्रेशन कौन सा है, आपका एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0। अगर g की वैल्यू यहां से निकाल के माइनस में भेज के इधर कर दें, तो एक्सप्रेशन तैयार नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहीं रखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और g की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन के साथ, माइनस एक्स माइनस कॉमन ही ले लो पूरा, माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा तुम्हारा g की जगह आ गया, ये g है तुम्हारा, हाँ, और 2 भी रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ gx, और फिर ये x। देखो g की जगह हमने बेटा सीधे यही सब्स्टिट्यूट कर दिया, g इक्वल टू माइनस में पूरा इधर आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यही उठा के रख दो 2 टाइम्स, तो ये हो गया। अब जरा देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। आप चाहें तो इधर भी रख सकते हैं, पर आपके एक्सप्रेशन के हिसाब से जो आपका आंसर मैच कर रहा है उसमें देखना है। तो कहां है ये, यहां पे 2 छूट गया है, बस 2 लगा दीजिए, 2xy है ना भाई, 2 का अंदर यहां भी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहां है, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यही आपका आंसर करेक्ट आंसर है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से काम करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ऐसा खास नहीं है, मतलब एलिमिनेशन में दिक्कत आती है, फॉर्मेशन में जो है कर्व के एक्सप्रेशन को लिखने में दिक्कत आती है, तो ये बात मैं पहले ही चर्चा कर दिया हूं। तो एक बार मतलब आप चीजों को अगर उस तरीके के प्रॉब्लम्स नेचर को कर लेते हैं उस तरीके के, तो आपको आराम से आप कर लेते हैं। जैसे यहां देखिए एक्सप्रेशन पूरा दिया है, कह रहे हैं y इक्वल टू 2/3c cx माइनस 1 टू द पावर 3/2 प्लस b। अब देखो कितने कांस्टेंट है, एक यहां है एक यहां है,
तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी। अब चलिए देखिए हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखते हैं कि क्या है। y इज इक्वल टू 2/3c cx माइनस 1 टू पावर 3/2 प्लस b। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, तो हो जाएगा dy ओवर dx। ये तो पूरा कांस्टेंट ही भाई, तो 2/3c बाहर ही रखिए। अब इसको आप देखिए एक नया वेरिएबल t मान लीजिए है, cx माइनस 1 की पावर 3/2 है ना, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव तो होगा नहीं, इसको t मानो, t की पावर 3/2 तो क्या होगा 3/2, और t क्या है cx माइनस 1, इसकी पावर 3/2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा हाफ, और इसका cx माइनस 1 का डेरिवेटिव फिर लेना पड़ेगा इंटू c, और प्लस b के वैल्यू 0 हो जाएगा डेरिवेटिव में। अब बेटा बताओ यहां क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, c से c कैंसिल, तो कितना आ गया dy ओवर dx, ये हो गया cx माइनस 1 की पावर हाफ। तो मैं इसका अगर होल स्क्वायर कर दूं तो cx माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, इसका मतलब dy बाई dx की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा c टाइम्स ऑफ x। अभी कांस्टेंट आपका बचा हुआ, अगर मैं इसका डेरिवेटिव फिर कर दूं, तब इसका डेरिवेटिव कर दूं तो ये देखो ये वेरिएबल की तरह काम करता है बच्चों हमेशा, dy बाई dx। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो ये पावर 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx, फिर से इसका डेरिवेटिव करोगे तो d बाई dx ऑफ dy बाई dx, यानी d2y ओवर dx2। हाँ, और अब क्या है प्लस 1, हाँ तो अब ये हो जाएगा प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू c की जगह आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा और इसका वो c हो जाएगा। अब यही वैल्यू c की अगर मैं यहां रख दूं तो देखो पूरा एक्सप्रेशन कैसे दिख रहा है, तुमको साफ साफ दिखना चाहिए। हाँ, अगर मैं यहां रख दूं तो हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1 और c की वैल्यू यानी 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx d2y बाई dx 2 इंटू x, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। तो देखो कहीं है ऐसा एक्सप्रेशन dy बाई dx प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ dy बाई dx प्लस 1 का dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, यही आ जाएगा 2x dy बाई dx d2, ये वाला एक्सप्रेशन है आपका, ये आपके सामने रखा। हाँ ये इधर वो उधर है, c रख दीजिए तो आपका यही आ जाएगा। एक एक्सप्रेशन आपको यहां पर भी dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x dy बाई dx d2y बाई dx2। हाँ यहाँ पे अरे ये तो एक ही जैसा लिखा है, एक जगह आपको गलत करना था इनको, मतलब एक क्वेश्चन में कहीं छोटा मोटा एरर कर दी जाती है, तो जाहिर सी बात है 4 ऑप्शन में एक गलती करना ही होता है, मतलब 3 गलती करना ही होता है और एक सही करना होता है, तो इसमें मिस्टेकनली ऐसा ही लिख दिया, लेकिन एक हटा लो, मान लो ऐसा लिखा रहता है तो ये एक्सप्रेशन आपका सही होता है। तो बच्चों ये भी हो गया आपका। अब देखिए इसी तरीके से आपके अगले क्वेश्चन पर पढ़िए, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये सब। द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आए हुए हैं एनडीए के एग्जामिनेशन में, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल सर्किल्स हुज सेंटर आर एट द ओरिजिन, ऐसे सर्किल जिनका सेंटर ओरिजिन पर हो उनको आपसे पूछ रहा है। तो बताइए भैया सर्किल के जो सेंटर हैं सब ओरिजिन पे, तो बहुत सारे सर्कल जा सकते हैं ना, क्यों इनफाइनाइटली मैनी सर्कल जा सकते हैं, और सब का सेंटर 0 0 पे है, यानी जाहिर सी बात है एक्स वाई एक्सिस का सेंटर यही है, मतलब एक्सिस सब दोनों यही काट रहे हैं, इसके सेंटर पे सब कॉन्सेंट्रिक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए उन फैमिली, पूरा परिवार हो जाएगा ना बच्चों, तो बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, किसी का a1 किसी का a2 किसी का a3, बहुत सारे होंगे लेकिन होंगे सब इसी नेचर के। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो कितनी बार डेरिवेटिव करोगे, एक बार। तो चलो करते हैं, ये हो गया 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इस एक्सप्रेशन को जरा देखिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ x ओवर y, भाई उधर x जाएगा माइनस x, तो कहीं एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x ओवर y, बिल्कुल ये है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटे आपको यह चीज कैसे करना है, आपको सामने ही देखिए। अब यहां पर आपको एक सुविधा यह है कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, मतलब फैमिली ऑफ कर्व कहीं दिया जाएगा कहीं नहीं दिया जाएगा। अब इसमें पूछ रहे हैं कि आप बताइए अगर एक फैमिली ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू a साइन विद इन ब्रैकेट लैम्डा एक्स प्लस अल्फा, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो सेकेंड ऑर्डर की बनेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं
कि इसका जो है क्या इक्वेशन तैयार होता है। तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं, dy और dx इज इक्वल टू a cos लैम्डा एक्स प्लस अल्फा और फिर लैम्डा एक्स प्लस कॉस थीटा मानोगे ना, फिर इसका भी डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा फिर इनटू लैम्डा। अब देखो ये आ गया आपका, यानी ए लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स प्लस अल्फा। लेकिन अभी तो हम लोगों को न लैम्डा एलिमिनेट हो पा रहा है न अल्फा, लैम्डा एलिमिनेट होगा भी नहीं। वजह यह है कि आपका जो ये लैम्डा है ये कोसाइन के साथ अंदर में पड़ा रहेगा। ये मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि आप लैम्डा को थीटा से सेपरेट नहीं कर सकते, इस कारण से लैम्डा के फॉर्म में रहेगा। अच्छा अब बच्चों देखिए दोबारा इसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं। क्यों, जरा ध्यान दीजिएगा, साइन का एक्सप्रेशन जब कभी भी आता है यानी फंक्शन जो है रिपीटेटिव नेचर का होता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने पर वो वापस आ जाता है, जैसे इसके पहले आया था। तो d2y और dx2 करोगे, फिर यहां cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और फिर यहां से लैम्डा एक्स प्लस अल्फा, फिर लैम्डा, तो लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर साइन लैम्डा एक्स प्लस अल्फा। देखिए ध्यान से, ए साइन लैम्डा एक्स प्लस अल्फा ये किसके बराबर है, वाई के। यही ध्यान देना है कि हमेशा आप सोच रहे हैं लैम्डा को निकाल लें, एक्सप्लिसिटली अलग से सॉल्व कर लें, अल्फा सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं होता। हमेशा आप उसी एक्सप्रेशन को पा जाएंगे। यहां पर देखिए, अब माइनस लैम्डा स्क्वायर कर लो तो विद इन ब्रैकेट ए साइन लैम्डा एक्स प्लस अल्फा को मैं वाई लिख सकता हूं कि नहीं। अब इसी को इधर ले लो तो हो गया d2y और dx2 प्लस लैम्डा स्क्वायर y इक्वल टू 0। देखो हो गया कि नहीं आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों इस तरह से आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फॉर्मेशन का जो काम है वो जो है आपको कुल मिलाकर एक ये है कि फैमिली ऑफ कर्व्स दिया, फैमिली ऑफ कर्व्स में कांस्टेंट देखे और कांस्टेंट्स के साथ में आपने जो है देखा कितने बार डेरिवेटिव करना है और आपके जो कांस्टेंट्स है वो एलिमिनेट हो जाए। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है देखिए ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन। तो ये वही सवाल है, सवाल अलग नहीं है, बस आप देखिएगा इसमें ऑप्शन कौन सा मैच करता है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको नहीं बताने वाला हूं, सेम क्वेश्चन है अगले ईयर में पूछ लिया है, तो आप देखेंगे वही आंसर यहां पे है, तो इसलिए उसको मैं तो नहीं बताऊंगा, जब आंसर है तो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग देयर वर्टिसेस एट ओरिजिन। ऐसे परवलयों का कुल जिनका जो है शीर्ष ओरिजिन पर है और फोकस एक्स अक्ष पर है। आप बताइए, मैं इसको चाहूंगा कि आपको एक बता दूं, और जिसमें देखिए ये पैराबोला जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो। ठीक है बेटे, वर्टेक्स ओरिजिन मतलब शीर्ष जो है 0 0 पर हो, तो शीर्ष तो चलो हो गया 0 0, हाँ, हैविंग देयर वर्टिसेस एट द ओरिजिन, ठीक है, एंड फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। और फोकस अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो a, 0 ही होगा ना, या h, 0 कुछ भी लिख लो। तो बताओ ये क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही तो हुआ। अब इसमें कितने जो है कांस्टेंट्स हैं आपके पास, एक ही कांस्टेंट है, तो एक बार एलिमिनेशन होगा इसका, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2y इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। हाँ, तो बेटा 4a की जगह हम ये चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a की जगह हो जाएगा 2y dy बाई dx इंटू x। ठीक है, तो या 2xy भी लिख सकते हैं, 2xy, हाँ, और उसके बाद y डैश, और यहां क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर 2xy y डैश। अब बताओ y से y स्क्वायर कट गया तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2xy डैश, जैसा इन्होंने लिखा है y dy बाई dx y डैश भी लिख लेते हैं, कभी y1 भी लिख देते हैं, तो कौन सा एक्सप्रेशन हो, y इक्वल टू 2xy डैश कहीं है, y इक्वल टू, बिल्कुल पहला ही आंसर करेक्ट है। अब बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर कैसे काम करना होता है ये हमने आपको बता दिया। आपके लिए कुछ एक क्वेश्चंस की जो है जो श्रृंखला है इसमें प्रीवियस ईयर में आई हुई है, मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस को आपके सामने जो है अभी मैं आपको और दे देता हूं कि जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आप जो है उनको खुद से लगाइए। ठीक है, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यह भी एक प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो बताइए जिनमें जो है आपसे कह रहा है कि उन सरल रेखाओं
उसके कुल को यानी फैमिली को बताता है जो मूल बिंदु से यूनिट डिस्टेंस पे है। तो आप सोचिए लाइन का इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए और मूल बिंदु से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो कैसे निकलेगा वो इक्वेशन, ये आपको करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ तो कर्व ही दे दिया, तो कर्व दे दिया तो आपके पास कांस्टेंट दिख ही रहा है, आप एलिमिनेट करिए और बताइए। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट है, देखिए यहां पर भी ये 2019 में पूछ रहा है, ये कर्व दे दिया y = 1/2x² - c। आपको c को एलिमिनेट करना है और c को एलिमिनेट करने के लिए डेरिवेटिव करना है। आप ये सिंपल काम होता है बेटा, आप करके देखिए कि क्या आता है। ठीक है, अब देखिए ये उसी नेचर का क्वेश्चन है जैसे y = a sin x + b cos x वाला था, इसमें 2x लग गया, बस इतना ही है। आपसे पूछ रहे हैं बताओ इसमें से कौन सा होगा, तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, आप इसको करिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए ऐसे सिस्टम ऑफ सर्किल का जो y एक्सिस को टच करते हो। अब y एक्सिस को टच करने की कंडीशन, x एक्सिस को टच करने की कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो c = g² होता है x एक्सिस को टच करने के लिए और c = f² होता है y एक्सिस को। हालांकि आप अपने से ही बना सकते हैं, तो इक्वेशन लिखने के बाद आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए ae⁻x + b की, ये भी रिपीटेटिव टाइप का ही होता है जैसे a sin x + b cos x का होता है। तो इसको भी आपको a b को एलिमिनेट करना है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, देखिए कौन सा है। तो आपकी ये प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को दिया कि आप इसे प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अगला ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपने घर पे इसको प्रैक्टिस करें। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने समझा। कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने करके दिखाया और कुछ क्वेश्चंस को हमने आपको दिया ताकि आप उसे घर पर प्रैक्टिस करें और इसको जो है अच्छे से जब सवाल आपको मिलता है आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में, एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में, तो आप इसे लगा सकें। ठीक है, ऐसे ही अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम फिर से चर्चा करेंगे और आपको किसी नए टॉपिक पर जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।